ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब पूछ क्या रहा है, उसने पूछा फाइंड द रियल वेट ऑफ बॉडी। तो रियल वेट पूछा है बॉडी का कि सही में ओरिजिनल वेट मतलब बाहर एयर में कितना वेट है। रियल वेट का मतलब एयर में ही हुआ ना, क्योंकि एयर में हम लोग बाय एंड फोर्स को जीरो मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एयर में एफ बी हमारा जीरो है। ठीक है, तो एयर में कितना वेट है। दूसरा, मास ऑफ द बॉडी कितना है। मास और वेट में डिफरेंस पता है ना क्या होता है? यस क्या होता है? सर। सर, जी से मल्टीप्लाई करने पे वेट आ जाता मास को अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बराबर हो जाता है किसके? वेट के। ठीक है, तो मास पूछा है तो मुझे वेट जो ऊपर रियल वेट निकलेगा उसको जी से डिवाइड कर दूंगा तो मास निकल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी भी पूछा है। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कैसे निकालोगे? और डेंसिटी ऑफ द बॉडी ये पूछा। तो आप अब जब जैसे कि आपने बोला भी कि मुझे हम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, तो अब आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया था ना लास्ट क्वेश्चन का? बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, लेक्चर में टाइम नहीं है हमारा। कैसे सर सॉल्व डेंसिटी करें? ऑफ बॉडी में सर डेंसिटी ऑफ बॉडी में सर रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे सर इसकी। रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सर डेंसिटी एक तो सर इसकी 1000 मीटर वाटर वाली बॉडी की और सर दूसरी बॉडी की जो सेकेंड बॉडी है। मैं कह रहा हूँ कि वाटर की डेंसिटी पता है, ऑयल की डेंसिटी पता है, बॉडी की डेंसिटी पूछा है, तो कैसे निकालेंगे मुझे बस इतना बताओ। आसिफ बताओ। आसिफ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। हाँ सर। हाँ, दिखाई दे रही है स्क्रीन आज? हाँ हाँ सर, दिख रही है। हाँ, तो बताओ कैसे करेंगे। सर डेंसिटी डेंसिटी, वॉल्यूम या कुछ भी, वेट कैसे निकालेंगे, कुछ भी फाइंड करेंगे कैसे निकालेंगे? शुरुआत कहाँ से सर करें मतलब? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप कैसे शुरू करोगे? सर सर पहले बाइंड फोर्स निकाल सकते हैं सर इसमें। कैसे निकालोगे बाय एंड फोर्स? सर वो एपरेंट वेट का कंसेप्ट यूज करके सर। नहीं, एपरेंट वेट का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा जब आपको वेट दे दिया कि दो फ्लूइड के अंदर वेट नापे गए हैं। तो जब फ्लूइड के जी अंदर वेट नापे गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई ना कोई थ्रेड लगा होगा, उससे नापा गया होगा। और उस थ्रेड में जितनी टेंशन आ रही है वही बता रहा है ये, कि मतलब जो यहाँ पे जो थ्रेड में जो टेंशन की वैल्यू है, ऑयल में उस टेंशन की वैल्यू 1200 न्यूटन है और वाटर में उस टेंशन की वैल्यू 1000 न्यूटन है। बात क्लियर है? ठीक यस है, सर। हम लोगों को बताया कि हम लोग कभी भी वेट वाटर के अंदर तब कर सकते हैं जब हमारी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो। ये बात क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। क्योंकि यस सर। अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगा तो क्या होगा? फ्लोट करेगा सर। सर और जब फ्लोट बॉडी करेगी। और जब बॉडी फ्लोट करेगी तो उसके अंदर कोई टेंशन आएगी, इस थ्रेड के अंदर आ सकती है? नो सर। नो सर। ऑब्वियसली बात है, अगर एक प्लास्टिक की बॉल को मैंने एक थ्रेड से बांध के पानी के अंदर डाल दिया तो प्लास्टिक की बॉल के अंदर कुछ टेंशन आएगी? नो सर। बट अगर उसी की जगह मैंने लोहे की बॉल को डाल दिया या फिर आयरन की कोई बॉल को डाल दिया तो क्या टेंशन आएगी? यस सर। यस सर। डेफिनेटली आएगी उसके अंदर, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से। ठीक है, तो पहली सर अगर हम कंडीशन तो, हाँ बताइए। सर अगर हम बाइंड फोर्स को सर इक्वेट करेंगे सर,
बाइंड फोर्स क्यों इक्वेट करेंगे जब दोनों की सर वो क्या वॉल्यूम आ जाएगा ना उससे, डेंसिटी इनटू जी इनटू वॉल्यूम। हाँ हाँ वो आ सकता है, बट बाइंड फोर्स तो पता होनी चाहिए। बाइंड फोर्स कहाँ पता है मुझे? इन दोनों की बाइंड फोर्स कैसे इक्वेट कर दोगे? क्योंकि वाटर में अलग बाइंड फोर्स लगेगी और इसके अंदर अलग बाइंड फोर्स लगेगी, ऑयल के अंदर ना। तो अभी हम लोगों ने, मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था अपेरेंट का, जब रो एस इज ग्रेटर देन रो फ्लूइड हो कि T इज इक्वल टू mg माइनस एफ बी। और ये एफ बी क्या होता है? जिस मीडियम में हम लोग कर रहे हैं उस मीडियम का हम लोग बाइंड फोर्स यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले केस में हम लोगों ने किसके अंदर करा? 1000 न्यूटन वाटर के अंदर। तो जब हम लोगों ने वाटर के अंदर किया तो 1000 इज इक्वल टू एम जी। रो एफ बी की वैल्यू क्या होती है? रो वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इनटू जी, यही होती है ना? यस सर। ठीक है, ये किस केस में है? वाटर में। वाटर में तो यहाँ पे रो डब्ल्यू रख देता है। और ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम ऑफ बॉडी तो फुल्ली सबमर्ज ही होगा। जब मैं कह रहा हूँ रो एस इज ग्रेटर देन रो, तो वॉल्यूम तो पूरा सबमर्ज होगा ना, फ्लोटिंग तो नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अगर मैं कह रहा हूँ यस सर, रो एस इज ग्रेटर देन फ्लूइड है, तो इसका मतलब बॉडी डूब रही है, ऑब्वियसली बात है, फ्लोटिंग नहीं है। तो मैं क्या यहाँ पे वॉल्यूम समझ के देंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिख सकता हूँ, रो वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी यस सर। लिख सकता हूँ, इजी है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 इक्वल्स टू एम जी माइनस रो डब्ल्यू का 1000 इंटू 9.81 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। एक इक्वेशन आ गई है वाटर के अंदर की। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ऑयल के अंदर की इक्वेशन निकालूं तो ऑयल के अंदर की क्या आएगी? 1200 इज इक्वल्स टू एम जी माइनस 800 इंटू जी। 9.8। हाँ 9.81 रख लो, जी रख लो, इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ये हमारी ऑयल के अंदर की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें से जी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये आ गया आपका 1200 डिवाइडेड बाय 9.81 इज इक्वल्स टू एम माइनस 800 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ये एक इक्वेशन आ गई 2। और इक्वेशन 1 क्या आती है हमारी? 1000 अपॉन 9.81 इज इक्वल्स टू m माइनस 1000 ऑफ इंटू वी बॉडी। ये इक्वेशन 1 थी। तो दो इक्वेशन बन गई, अर्थमेटिक इक्वेशन आ गई ना दो हमारी। ये दोनों अर्थमेटिक इक्वेशन है। किस फॉर्म? यस सर। किस फॉर्म में इक्वेशन? x प्लस वाई वाले फॉर्म में इक्वल्स टू सी। यस तो ऐसे अगर दो अर्थमेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं पता है आप लोगों को? यस सर, इक्वेट करके। यस सर, यस सर। नहीं, इक्वेट नहीं, कैलकुलेटर में कैसे करते हैं आप? कैलकुलेटर में आता है ना सॉल्व करना। देखो कैलकुलेटर खोलो, जिसको नहीं आता खोलो। ओके सर, खोल लिया। सेकंड। 82 एमएस में नहीं होती है सॉल्व? नो सर, 100 एमपीएस में होता है। 100 एमएस में, 82 वाले में दिख नहीं रही है मुझे। 82 एमएस में एक काम करो, अगर 100 एमएस किसी के पास है तो मोड पे क्लिक करना, ऑन के बगल में मोड है तो वहां पे इक्वेशन आएगा, इक्वेशन पे क्लिक करोगे तो वहां से सॉल्व हो जाएगी। इक्वेशन यस सर आ गया। यस सर, मोड पे सर इक्वेशन आ गया सर। 1 आ रहा है सर, 1 लिखा हुआ है। हाँ इक्वेशन 1 पे क्लिक करो। फिर 2 3 आ रहा है, अननाउन लिखा अननोन हुआ 2 3। अननाउन 2 3। हाँ तो यहाँ पे 2 है ना, x प्लस वाई प्लस जेड होता तो 3 होता, बट x प्लस वाई है तो वहां पे 2 लिखो, 2 पे क्लिक करो, फिर a लिखा हुआ है वहां पे a। यस सर सर। यस सर, A1 आ गया, A1 लिखा हुआ है। a1 आया ना, तो a1 ये इक्वेशन किस फॉर्म में मैं बताता हूँ। a1 x प्लस a2 y, और शायद इज इक्वल टू c होता है क्या, c लिखा होगा, c1 होगा आई थिंक, मुझे लग रहा है। और दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस a3y, नहीं a3x प्लस a4y,
इज इक्वल टू C2, ऐसे होगा। तो A1 में हम लोग पहली इक्वेशन का कोएफिशिएंट पुट कर दो, तो m है तो m का कोएफिशिएंट पहली का क्या है 1, तो A1 में 1 पुट करो, कर कर दिया दिया सर। फिर इक्वल टू दबाओ, सर B1 आ गया। B1, तो ये B1 B1 है। है, तो ये B1 है, तो B1 में -800 पुट करो, सर कर दिया सर। फिर इक्वल टू दबाओ, C1 आ गया सर। तो C1 आ गया, C1 तो आ गया। C1 में इसको अप्रोक्सीमेट 9.81 को 10 कर लो, C1 में 120 पुट करो, 120 ओके सर। फिर इक्वल टू दबाओ, सर A2 आ गया। फिर A2 आ गया। हाँ तो A2 में पुट करो 1, क्योंकि यहाँ पे दूसरी इक्वेशन का कोएफिशिएंट भी m का 1 है ना, ये सर 1 कर दिया। क्या इक्वल करूँ सर? हाँ फिर इक्वल दबाओ, फिर B2 आएगा, हाँ सर B2 आ गया। B2 में -1000 पुट करो, क्योंकि ये आपका B2 है, ये B2 है, ये, सर C2 आ गया। और C2 में आप इसको 10 मान के 100 पुट करो, सर X की वैल्यू 200 आ रहा है। x मतलब m, अपने केस में x क्या है m की वैल्यू 200 kg, ठीक है। और y की वैल्यू फिर दोबारा एक बार और इक्वल टू दबाओ, सर Y की वैल्यू 0.1। y की वैल्यू आ रही है 0.1, ठीक है। मतलब अपना वॉल्यूम जो आया बॉडी का, वो बॉडी का जो वॉल्यूम है वो आया है 0.1 मीटर क्यूब, और मास आया है 200 किलो, 200 kg। अभी हमारा कुछ पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि एग्जैक्ट करोगे तो 9.81 रख लेना। तो m आया है आपका 200 kg, वॉल्यूम आया है आपका 0.1 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट इज इक्वल्स टू 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका फोर्थ पार्ट का, ये सॉल्यूशन हो गया आपका थर्ड पार्ट का, ये सॉल्यूशन हो गया आपका सेकंड पार्ट का, और वेट क्या है मेरा, वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज 200 इंटू 9.81, कितना आया बताओ। वन 1962 न्यूटन। तो बॉडी का जो वेट है 1962 न्यूटन है, डेंसिटी है 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब, और मास 200 किलोग्राम। क्लियर है? सर कैलकुलेटर सर ये मोड नहीं हट रहा सर, वो मोड ही दिखा रहा है सर, इक्वेशन वाला जो होता है वो हट नहीं रहा सर। शिफ्ट के साथ मोड वाला बटन दोबारा दिखाओ, दबाओ, शिफ्ट प्लस मोड, तो 3 आया होगा, MCL मोड और ऑल लिखा हुआ आ रहा होगा, केसरी आ रहा है 1 2 3 MCL मोड ऑल। और 3 पे क्लिक करके इक्वल टू दबा दो, 3 और इक्वल टू, रिसेट ऑल और इक्वल टू, 3 पे क्लिक करोगे तो रिसेट ऑल आ जाएगा, और इसको इक्वल टू हो गया सर। 2 बार इक्वल टू कर देना, ठीक है। क्या सर हो गया सर। कैसे चलाना सीख लो, तुम लोगों को मुझे सिखाना चाहिए कैसे चलाना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप। देखो हम लोग पहले बात करेंगे कि मोस्ट डन था, अभी हम लोग फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं। इन जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है और कितने तरीके का इक्विलिब्रियम होता है। तो कोई भी बॉडी, इन जनरल बात करो, फ्लूइड मैकेनिक्स कोई हम लोग चीज बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, क्या लगता है आप लोगों को? सर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए सर, इक्वल 0 के इक्वल होना चाहिए सर, और वर्टिकल फोर्सेस का भी सम इक्वल टू 0 होना चाहिए सर, और सर सम ऑफ मूवमेंट्स भी 0 होना चाहिए सर। देखो तुम तो ये बात कर रहे हो पूरी पूरी
तुम्हारे मैकेनिक्स की, पर मैं फिर कह रहा हूँ कि मैकेनिक्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से अच्छा है मैं ये लिख रहा हूं a body is said to be in equilibrium when net force and moment acting on it is zero। मतलब अगर नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे बराबर हो जाए जीरो के और मोमेंट जो है नेट मोमेंट वो बराबर हो जाए जीरो के, तो वो बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम में होगी। ये इस पॉइंट से सब लोग एग्री करते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस पॉइंट? नो सर। इसके बेसिस पे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को 3 टाइप में क्लासिफाई किया। और ये जो इक्विलिब्रियम बता रहा हूं फिर बोल रहा हूं हर सब्जेक्ट में लगेगा, मैं कोई फ्लूइड स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा हूं, फ्लूइड स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं। इस इक्विलिब्रियम को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। अगर आपसे आधा व्हाट डिफाइन द इक्विलिब्रियम, ठीक है, व्हाट अंडरस्टैंड बाय द इक्विलिब्रियम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जो मैं बोल रहा हूं यही लिखोगे। तो पहला इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आज का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ऑलमोस्ट हर साल इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जो कि एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, जो कि एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। वो एग्जांपल लेंगे हम लोग एक बॉल लेते हैं, एक बाउल लो, उस बाउल के अंदर मैंने एक बॉल डाली, ठीक है। जब मैंने इस बॉल के अंदर बॉल डाली तो अपनी उंगली से इसको हल्का सा डिस्टरबेंस दिया, तो क्या होगा? ये बॉल इधर जाएगी और ये बॉल वापस इधर जाएगी या नहीं जाएगी? यस सर। ये सब जाएगी सर। टू एंड फ्रो मोशन होगा ना। तो जब टू एंड फ्रो मोशन होगा थोड़े टाइम बाद क्या होगा? ये आके अपनी फिर सर ये वापस आ जाएगी, उसी इनिशियल पोजीशन पे आके रुक जाएगी, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर आके अपनी उस इनिशियल पोजीशन पर रुक गई। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? when any disturbance is given, या डिस्टर्बेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, गिवन टू एनी बॉडी it will come to its initial position in same system then body is said to be in stable equilibrium। ये जो मैंने लिखा है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? When any disturbance is given to any body, जब किसी बॉडी को कोई डिस्टर्बेंस दिया जाता है, it will come to its initial position in same system, ये S है, in same system it will come to its initial position in same system, then body is said to be in stable equilibrium, ठीक है। मतलब हमने एक डिस्टर्बेंस दिया, डिस्टर्बेंस देने के बाद भी जिस पोजीशन पे पहले बॉडी थी उसी पोजीशन पे आके अपनी वापस आ गई, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला हम लोगों ने स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसी बॉल को
दूसरा सिस्टम आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम यही डायग्राम बना के आओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अनस्टेबल। अब मैंने क्या करा, इस यही जो बॉल था, इसी बॉल को मैंने उल्टा रख दिया और अपनी बॉडी रखी यहां पे। क्या होगा बताओ? अगर तुमने कोई डिस्टरबेंस दिया तो क्या होगा? सर डिस्टरबेंस होने के बाद सर बॉडी अपनी जिस साइड ज्यादा फोर्स लगेगा पोजीशन में सर वो नहीं आ साइड पाएगी। जाएगा। हाँ, मतलब जिस साइड आप फोर्स लगा रहे हो वो बॉडी क्या है, उसी साइड चली जाएगी और अपनी उस पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगी। नहीं आता है। अब हो सकता है, अब कई लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं जाके तो रुकी जाएगी ये बॉडी, तो वो भी तो कंसिडर कर सकते हैं ना। बट अब हो सकता है कि वो बॉडी जमीन पे गिरे और जमीन पे गिरने के बाद कहीं बहुत दूर जाके रुक जाए, कहीं बहुत दूर जाके रुक जाए। बट वो हमारे सिस्टम से बाहर चली गई। हमारा सिस्टम क्या था? सिर्फ ये बॉल वाला। तो हम लोग अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ना, वो उस सिस्टम के अंदर दोबारा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें क्या कैसे लिखे हम लोग? when any disturbance is given to anybody it will not come to its initial position ठीक है, whether it goes out to the system, this type of equilibrium is called unstable equilibrium. Third, neutral equilibrium. देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लैट सरफेस। एक बॉल रखी हमने फ्लैट सरफेस पर, अगर मैंने इसको इस डिस्टरबेंस दिया तो क्या होगा? सर ये कुछ डिस्टेंस मूव करेगी, रुक जाएगी सर। ये एक थोड़ी सी डिस्टेंस मूव करेगी, थोड़ी सी डिस्टेंस मूव करके यहाँ पे फिर रुक जाएगी। तो इसने क्या करा, एक इक्विलिब्रियम को छोड़ा और एक इक्विलिब्रियम को छोड़ने के बाद दूसरा इक्विलिब्रियम इसने अटेन कर लिया उसी सिस्टम के अंदर। ठीक है, वापस मैं क्या बोल रहा हूं कि इस सिस्टम में क्या हुआ, इसने एक सिस्टम को छोड़ा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ के दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर ली। तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। After giving a small displacement to the body, if any body attains new equilibrium in same system, then it is called in neutral equilibrium. ठीक है, after giving displacement to any body if it attains
new equilibrium in same system then it is said to be in neutral equilibrium. ठीक है, कोई इशू? नो सर। सबको इक्विलिब्रियम और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है सारे, यस सर। जो आगे पढ़ा रहा हूं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अ सबमर्ज्ड बॉडी। टाइम क्या हुआ है? सर 12:36। ठीक है, अभी तो काफी टाइम, एक मिनट होल्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्विलिब्रियम को लगा रहे हैं हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ सबमर्ज्ड बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। ठीक है, इसमें क्या है कि जब मेरी बॉडी, देखो मैंने तुम लोगों को दो एक चीज बताई थी, सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड। दोनों का मतलब पता है क्या होता है ना? सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड। एक तो होती है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बताओ तो? एक होता है जो इमर्ज्ड। बॉडी से पूरी डूब गई। इमर्ज्ड, सबमर्ज मतलब पूरी डूबी हो, इमर्ज मतलब अभी पार्शियली डूबी हुई है, मतलब फ्लोट कर रही है, मतलब फ्लोटिंग कंडीशन में, फ्लोटिंग कंडीशन में। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ सबमर्ज्ड बॉडी की। सबमर्ज्ड बॉडी की, व्हेन अ बॉडी इज फुली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, व्हेन अ बॉडी इज फुली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होता है। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो पहले हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? कब होगा? देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है मेरे पास, तो ये बॉडी कुछ इस शेप की है, इस शेप की कोई एक बॉडी है मेरे पास। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें इस शेप में जो वेट है वो नीचे की तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इस शेप के अंदर तो मेरे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो वेट पे डिपेंड करता है, तो वो थोड़ा सा नीचे के साइड होगा। और सेंटर ऑफ बायंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, मैंने बताया था आप लोगों को या नहीं बताया था? हाउ वी कैन कैलकुलेट सेंटर ऑफ बायंसी? सर बॉडी का जितना पार्ट सबमर्ज्ड होता है उसी का सीजी होता है। उसी का सेंट्रॉइड, हाँ सेंट्रॉइड सर। सी। हाँ, क्योंकि वो तो एरिया वो बता रहा है ना ये। अब इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो मेरा बायंसी होगा, तो सेंट्रॉइड थोड़ा सा ऊपर होगा इसका। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की, जो सेंट्रॉइड है वो नीचे की साइड है, और जो बायंसी है वो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है। तो अब जो सेंट्रॉइड है उस पर हमारा वेट एक्ट करता है, ये तो पता है ना सबको। यस सर। और तो इस पे तो हमारा वेट एक्ट किया, और बाइंड फोर्स किस पे
बाइंड पॉइंट पे क्या, उससे सेंटर बाइंड पे क्या एक्ट करता है, बाइंड फोर्स, दैट इज एफ बी। करता है ना एक्ट? करता है या नहीं करता है? यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। अगर मैंने इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया तो क्या होगा? अगर सपोज करो इसको मैंने ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसको थोड़ा सा एक एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो जब इसको एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट दे दूंगा मैं, तो कैसे होगा ये बॉडी कैसे चेंज हो जाएगी? ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी ना बॉडी, ये सर डिस्टर्ब हो जाएगी सर। बट ग्रेविटेशनल जो CG पॉइंट होगा तो वो तो उसी पॉइंट पे रहेगा जी, और जो B पॉइंट होगा वो उसी पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि शेप तो चेंज ही नहीं हो रही ना बॉडी की, ना शेप चेंज हो रही है, और शेप चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब बाइंड पॉइंट भी वही रहेगा, और अगर मेरा वेट भी चेंज नहीं हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पॉइंट पे रहेगा। तो कुल मिला के ये मैं यहाँ पे कर रहा था, ये मेरा यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा था और ये मेरा बायंसी एक्ट कर रहा था, तो इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, आई या नहीं आई? यस सर। अब मोमेंट क्या होता है, ये कपल क्या होता है, एफ बी। कपल क्या होता है, कपल या मोमेंट, मोमेंट क्या होता है पता है ना आपको? यस Force सर। into फोर्स perpendicular इनटू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां तक इस पॉइंट पे तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था, जैसे हमने कहा थोड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया तो इसका मतलब मोमेंट जनरेट होगा, और मोमेंट किस डायरेक्शन में जनरेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हमने अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो एक एंटी क्लॉकवाइज वो अपने आप जनरेट हो गया मोमेंट। हो गया, मतलब जो बॉडी थी वो अपनी पोजीशन में वापस आ गई, आज नहीं आई? यस सर। यस यस सर। सर आ जाएगी। आ जाएगी Yes, ना? तो इसलिए हमने इस बॉडी को बोला देन बॉडी सेड टू बी, देन दिस सबमर्ज्ड बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस सबमर्ज्ड बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन अपना आप लिख लोगे, बट कंडीशन क्या होगी? यस सर। अ बॉडी is said to be in stable equilibrium when B lies above G। जब सेंटर ऑफ बायंसी लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर, तब ही मेरी जो कंडीशन होगी स्टेबल कंडीशन होगी, वरना स्टेबल कंडीशन नहीं होगी। क्लियर है? यस और नो, जल्दी बताओ ओके सर। ओके सर। सबके। yes, यस सर। सेकंड है मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सिमिलरली वही केस करते हैं हम लोग, बट अब क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा हम लोगों ने टिल्ट कर दिया। हम लोग अपनी कुछ बॉडी को इस तरह से बनाया कि ये जो जी वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको उल्टा कर दो, अपना बन जाएगा। तो अब की बार सोचो जी यहाँ पे और बी नीचे की तरफ है, होगा या नहीं होगा? हाँ, जी इधर है और बी इधर है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। एक कंडीशन है, अब होगा या नहीं होगा वो बात अलग है। ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोगों को पता है कि जी पे वेट लगता है, एक्ट करता है, तो वेट यहाँ लग रहा है, और बी पे बाइंड फोर्स अपर डायरेक्शन में लगता है, तो एफ बी यहाँ एक्ट कर रहा है।
ठीक है, तो अब हम लोगों ने सेम, हमें देखना इक्विलिब्रियम स्टेबल है नहीं है, उसके लिए हम लोगों को पता है, हम लोग एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट देते हैं। तो हमने इसको एक रोटेशन दे दी, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दी, तो जब रोटेशन दे दी इसको, तो ये चेंज होगी, हो जाएगी इसकी पोजीशन, ऐसे होगी इसकी पोजीशन। ठीक है, तो अब सपोज करो मेरा B इस पॉइंट पे था और G इस पॉइंट पे था। ठीक है, तो जब B और G इस पॉइंट पे था, तो इसकी वो कैसे लगेगा, बाइंड फोर्स कैसे लगेगा? बाइंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में यहां लग रहा है, दैट इज FB, और वेट यहां लग रहा है, वेट यहां लग रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई है कुछ? यस सर, आ जाएगी। आ गई है। तो जब हम लोगों ने इसको एक क्लॉकवाइज मोमेंट दिया, तो यहाँ पे किस तरीके का मोमेंट जनरेट हुआ? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट क्लॉकवाइज। हुआ। क्या हुआ, एंटी क्लॉक या क्लॉक? क्लॉकवाइज हुआ सर। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे जा रहा है ना, ये देखो, ये हम लोगों ने क्लॉकवाइज रोटेशन दिया। अब ये कि इसकी डायरेक्शन देखो ना क्या है, इसकी डायरेक्शन देखो, तो ये भी तो क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है इसको, ये भी ऐसे घुमा रहा है, और दिया भी ऐसे ही था। तो क्या ये अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ सकता है? नहीं आ सकता सर। नहीं आ सकता। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन सबमर्ज्ड बॉडी, इन सबमर्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो अगर कैसे लिखेंगे, body is said to be in an unstable equilibrium if G lies above B। ठीक है, अगर G B के अबव लाई कर रहा है, then the body is said to be unstable equilibrium। करेक्ट। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, देखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने क्या क्या बोला था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वहां पे हमने डिफाइन किया था ना, कि जब कोई बॉडी एक अपना अलग इक्विलिब्रियम अटेन कर ले उसी सिस्टम के अंदर। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक बॉडी लेते हैं जो कि सेम शेप की है, मतलब थ्रू आउट द शेप सेम ही है। तो होमोजीनियस भी अगर बॉडी सेम शेप की है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में लाई करेगा, सेंट्रॉइड जी सेंटर में लाई करेगा ना। और जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसकी वजह से जो बायंसी होगा वो भी सेंटर में लाई करेगा, करेगा या नहीं करेगा? क्या इस केस में दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे ना? यस सर। ठीक है, अब अगर मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया फॉर एग्जांपल, तो अब दोनों पॉइंट्स तो चेंज होने वाले नहीं है, दोनों सेम ही पॉइंट पे रहेंगे। यस सर। तो B और G अभी भी एक पॉइंट पे ही है, तो FB इक्वल्स टू FG। तो क्या कोई इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट हो पाई? नो सर। तो अब क्या करेंगे, अब ये बात, अब दूसरा इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे ये लोग, अब इसी शेप में, अभी इसी उसमें रह जाएंगे, ओरिएंटेशन में। दोबारा रिवर्ट बैक करेंगे नहीं कोई मोमेंट, जैसे पहले वाले ने क्या करा था कि रिवर्ट बैक के फॉर्म में पहले वाले ने, तुमने क्लॉकवाइज दिया तो उसने एंटी क्लॉकवाइज दिया। अनस्टेबल ने क्या किया था, तुमने क्लॉकवाइज दिया तो उसने भी क्लॉकवाइज दिया। बट न्यूट्रल में एक वो रिवर्ट बैक कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तुमने जैसे घुमाया वो वैसे रुक गया वहां पे ले जाके। तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोगों ने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, अ बॉडी
is said to be in neutral equilibrium when B and G coincides with each other. क्लियर है? तो दिस इज स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। तो पहले हम लोगों ने जर्नल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो पढ़ा, उसके बाद उसको अप्लाई किया हम लोगों ने सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट है हम लोग उसको फ्लोटिंग बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे, बट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडियल लेक्चर जो कि सैटरडे को है, उसमें हम लोग फ्लोटिंग बॉडीज पे अप्लाई करेंगे उसको इक्विलिब्रियम को, फिर हमारा इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में कोई इशू? नो सर। नो सर। ठीक है, एक बार पढ़ लेना आप लोग घर पे थोड़ा, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।